अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रोसीजर डेमोक्रेसी के बारे में और हमने रिजीम को डिस्कस किया था कि रिजीम क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब्सटेंटिव डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव को हम क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी और द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर सपोज अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस कंट्री में इन चीज़ों में इक्वलिटी है, फॉर सपोज पॉलिटिकल लाइफ में इक्वलिटी है, सोशल लाइफ में इक्वलिटी और इकोनॉमिक लाइफ में या इकोनॉमिक में आपको इक्वलिटी दी जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंट्री एक डेमोक्रेटिक सब्सटेंटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है। कुछ एलिमेंट्स हैं इसके। सबसे पहले पार्टिसिपेशन है, आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका राइट है। सोशल इंक्लूजन है, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट है। सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आप अपनी पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और इक्विटी, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन हो जेंडर के दरमियान, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, औरतों को राइट कम दिया जा रहा है और मर्दों को राइट ज़्यादा दिए जा रहे हैं, या ट्रांसजेंडर को उनको भी राइट नहीं दिए जा रहे। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना होनी चाहिए और कंट्री जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड ना हो। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हर किसी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी कुछ गलत करता है तो उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। करप्शन कम होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। पब्लिक नॉलेज और अवेयरनेस। पब्लिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ में लोगों को मतलब अवेयरनेस नहीं दी जाती, उनको नॉलेज नहीं दी जाती, ताकि वो अगर कुछ गलत भी हो रहा हो उनकी कंट्री में तो वो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज ना कर सके। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया में पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है और वहाँ पे लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। दूसरा है पॉवर्टी। कम पॉवर्टी हो, इनइक्वलिटी ना हो और दूसरे जो इकोनॉमिक आउटकम्स हो वो भी कम हो। और दूसरा है, अगर हमें पता चलेगा कि अगर ये कंट्री है सब्सटेंटिव डेमोक्रेटिक है या कोई दूसरी है, तो वहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर होगी और इंडिविजुअल सोशल फ्रीडम भी होगी। तो इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि इस कंट्री में सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है। रिजीम चेंज की अगर बात करें तो रिजीम चेंज, जैसे कि रिजीम का बताया कि रिजीम ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंस्टीट्यूशंस, लॉज और रूल्स पे एम्फेसाइज करती है। तो रिजीम चेंज का भी चेंज इसमें आ रहा है कि उसका ये मतलब है, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो अथॉरिटेरियन में चेंज हो रही है। अगर कोई कंट्री अथॉरिटेरियन रिजीम है वहाँ पे, तो वो डेमोक्रेटिक में उसमें चेंजिंग आ रही है। तो इसका मतलब एनी मेजर चेंज ऑफ रिजीम टाइप। इसमें कुछ टाइप्स हैं। डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो रही है, अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेटिक की तरफ जा रही है। और उसका अपोजिट है डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन। डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि कंट्री है डेमोक्रेसी लेकिन उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस अब वो कंट्री के लोग या जो पॉलिटिशियंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहे। अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आ रहा है वो सिलेक्ट होके आ रहा है या उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स के, वो फॉलो नहीं किए जा रहे और कंट्री अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है। दूसरा है अथॉरिटेरियन परसिस्टेंस। अथॉरिटेरियन परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई दूसरे रेजिम का चांस ही ना हो, ठीक है। एक कंट्री है, अथॉरिटेरियनिज्म है वहाँ पे, और वहाँ पे अपोजिट पार्टी भी नहीं है और जो है किसी दूसरे रेजिम को चांस नहीं मिलता। वहाँ पे डेमोक्रेसी का होना नामुमकिन है। जैसे कि अगर रशिया की बात करें तो रशिया में 22 सालों से अथॉरिटेरियनिज्म है, और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में 40 साल से अथॉरिटेरियनिज्म है। फिर उसके बाद है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन एज द प्रोसेस दैट लीड्स फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंट्री अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। वाइल चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉमनली डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इसका अपोजिट जो है वो डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन है।
तो डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन द प्रोसेस थ्रू विच अ डेमोक्रेटिक रिजीम पार्शियली और कंप्लीटली लूजेस इट्स डेमोक्रेटिक स्टेटस। तो डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि कंट्री एक डेमोक्रेटिक रिजीम पार्शियली या मुकम्मल तौर पे जो अपना वो डेमोक्रेटिक स्टेटस खो चुकी है। अथॉरिटेरियन persistence कंटिन्यूएशन ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम वेयर देयर इज़ नो चांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम, जैसे कि चाइना, रशिया और बहुत मिडिल ईस्ट स्टेट्स ऐसी हैं। रिजीम टाइप का मतलब होता है फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिजीम सच एज डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, और एज वेल एज सब टाइप्स में हमारे पास है पर्सनालिटी डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियन रिजीम। पर्सनालिटी डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि रिजीम जहाँ पे जो जितनी भी पावर्स हैं पूरी पावर्स एक सिंगल इंडिविजुअल्स के हाथ में होती हैं। टोटलिटेरियन रिजीम का मतलब होता है रिजीम वेयर रूलर कंट्रोल्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में उसका कंट्रोल होता है, इवन कि वो पब्लिक लाइफ या इंडिविजुअल्स की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। उसके वे ऑफ लिविंग, वो किस तरह से ड्रेसिंग करता है, वो किस तरह से पहनता है, वो क्या खाता है, कुछ भी करता है, उसमें भी उस रूलर का इंटरफेयर होता है और वो उस पर भी कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर नॉर्थ कोरिया की हम एग्जांपल लेंगे तो नॉर्थ कोरिया में अगर हेयर स्टाइल की अगर बात करें तो हेयर स्टाइल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। अगर उनके अलावा उन 28 हेयर कट्स के अलावा अगर कोई भी दूसरी कोई हेयर कट लगवाता है तो उस पर टैक्स मतलब वो जो है उनको बेल पैसे वगैरह देने पड़ते हैं और ये करना पड़ता है। अब बात करें हाइब्रिड रिजीम की। हाइब्रिड रिजीम टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट फॉलोज सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें आधी डेमोक्रेसी होती है, कहने को तो डेमोक्रेसी होती है लेकिन इंटरनली वो क्या होती है, अथॉरिटेरियनिज्म होती है। ठीक है, तो बिठाया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जाता है, लेकिन उनको रूल या उनको ऑर्डर वगैरह जो भी कंट्री को चलाता कोई दूसरा बंदा है जो कि हिडन होता है, और इसमें यही कुछ सीन होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड रिजीम का ये मतलब होता है कि कंट्री में डेमोक्रेसी भी है और अथॉरिटेरियनिज्म भी है। अब बात करें ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियन रिजीम टू अ डेमोक्रेटिक रिजीम। ठीक है, बात तो समझ आ गई होगी कि एक रिजीम में जो कि चेंज हो रहा है अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेटिक में, और ये जो है रिवोल्यूशंस के थ्रू होता है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया, लेकिन फ्रेंच जो रेवोल्यूशन आया था वहाँ पे तो दोबारा फिर से मोनार्की आ गई थी। तो कुछ कंट्रीज़ में ये स्लोवर होता है, कुछ कंट्रीज़ में रैपिड होता है। जैसे कि ब्राज़ील की अगर बात करें 1918 में और द मेक्सिको में 1919 में। ये क्या है, स्लो ट्रांजिशन है। यहाँ पे बहुत स्लो में यहाँ पे ट्रांजिशन होती है और बहुत अरसे के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट्स ये बनी थी। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन यूरोप इन 1989 में हुई थी। तो एक ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कह सकते हैं, टिमोथी कॉटन एश। इसका कहना है कि इन पोलैंड में 10 सालों में ट्रांजिशन हुई, और हंगरी में 10 महीनों में, ईस्ट जर्मनी में 10 वीक्स में, और चेकोस्लोवाकिया में जो है 10 डेज़ में ट्रांजिशन होती रही है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन द प्रोसेस बाय व्हिच डेमोक्रेसी एंड इट्स पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स बिकम नॉर्मल और हैबिचुअल फॉर सिटीजन्स। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि ईजीली लोगों को राइट्स मिल रहे हैं, ईजीली लोग अपने राइट्स को अचीव कर पा रहे हैं, ईजीली लोगों को जो भी है मतलब पॉलिटिकल लाइफ भी है, सिविल राइट्स भी, वो ईजीली लोग उन पे लोग अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगों को बहुत सी कंट्रीज़ में वो डेमोक्रेटिक होती है, लेकिन उनको किसी राइट को हासिल करने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, और उनकी अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। तो कंसोलिडेशन स्टेट में या कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी में, और दूसरा ये कि वहाँ पे कभी भी कोई कंटिन्यूसली एक ही रिजीम चलती रहती है। अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी चलती आती है हर 5 साल के बाद। वो ऐसा नहीं होता कि फॉर सपोज़ अगर हमने इलेक्शन हुई, प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो 2 साल 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, फिर उसके बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया, फिर वो 1 साल 2 साल वो चला, फिर उसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो ये भी होता है कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन इज़ कैरेक्टराइज व्हेन अ डेमोक्रेसी इज़ द ओनली गेम इन द टाउन। कंसोलिडेशन तब टर्म इस्तेमाल होता है जब कंट्री में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी हो।
ठीक है, डेमोक्रेसी में बी कंसोलिडेटेड व्हेन देयर इज़ नो मेजर पॉलिटिकल ग्रुप फॉर अ रिटर्न। अच्छा, डेमोक्रेसी कंसोलिडेटेड हम तब कहते हैं जब वहाँ पे कोई भी मेजर ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप ना हो जो चाह रहा हो कि यहाँ पे अथॉरिटेरिज्म आ जाए। ठीक है, या कोई ओवरथ्रो करना चाह रहा हो डेमोक्रेटिक सिस्टम को। फिर आता है कंसोलिडेटेड में हैपेंड व्हेन द पॉपुलस एज अ होल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अथॉरिटेरिज्म। ठीक है, तो कंसोलिडेशन तब होती है जब लोग जो हैं, पूरी पॉपुलेशन है, वो अथॉरिटेरिज्म की आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, अथॉरिटेरिज्म को रिजेक्ट करते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम जो कंट्री के लोग होते हैं, वो जो कंट्री को चलाने वाले होते हैं, वो न्यू ऑर्डर को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेते हैं। इंडिया जो है कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को लाया गया हो और उसको 2 साल में 3 साल में निकाल दिया गया हो, या पार्लियामेंट से उसे निकाल दिया गया हो, या पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई हो। पाकिस्तान में होता रहा है। पाकिस्तान में बहुत सी बार प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट की भी गवर्नमेंट रह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर की भी गवर्नमेंट रह चुकी है, और उसके साथ साथ वो यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी रह चुकी है। तो पाकिस्तान में सिवाय एक प्राइम मिनिस्टर के बाकी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 साल कंप्लीट किए, लेकिन इसके अलावा किसी भी रूलर ने या प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। तो इसको भी हम कंसोलिडेशन कहते हैं। इंडिया में कंसोलिडेशन है, लेकिन पाकिस्तान में कंसोलिडेशन डेमोक्रेसी नहीं है।